नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज इस क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लास्ट फेज को देखेंगे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग आज पतन देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम लोग को वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति पढ़नी है। और जो वैदिक संस्कृतियाँ थी, वैदिक संस्कृति हमें मोटा मोटी 1500 से 600 BC तक देखनी है। और इससे पहले 2500 से मोटा मोटी 1500 तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन है और यहाँ है वैदिक कल्चर। और बाद में जब हमने एग्जैक्ट डेट देखी है वो है 2600 से 1750 इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसका पतन के कई मत हैं। एक बार हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सिंधु घाटी सभ्यता वो सभ्यता है जो इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की नदी के किनारे मिली। बहुत सारे नगर मिले उसमें, कुछ नगर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उन नगरों में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले, जिन साक्ष्यों के आधार पर हमने उस इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। हमें पता चला कि वहाँ के आर्थिक संसाधन क्या थे, वहाँ का कृषि समाज कैसा था, वहाँ का व्यापारिक समाज कैसा था। आज हम और उसको थोड़ा सा विस्तार में देख लेंगे। तो जो वहाँ की जो अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता की अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जो थी, उसी की वजह से सिंधु घाटी फला और फूला। उसको बसने के कारण दो बताए गए इतिहासकारों ने। पहला विदेशी सिद्धांत, दूसरा देशी सिद्धांत। विदेशी सिद्धांत में जो गार्डन चाइल्ड, डीडी कोशाम्बी और महाटिवर व्हीलर जैसे इतिहासकारों ने ये बोला कि मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए, कुछ विदेशी मेसोपोटामिया से इस सिंधु वाले रीजन में आए और उन्होंने एकाएक, और इसी से रिलेटेड प्रश्न भी देखने को मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सहसा प्रकट हुई। सहसा यानी अचानक, सडन। तो इससे रिलेटेड जो हमें प्रश्न देखने को मिलता है वो इसीलिए मिलता है क्योंकि प्रसरणवादी सिद्धांत, डिफ्यूजनिस्ट थ्योरीज को बोलेंगे, ये वो इतिहासकार बोलेंगे जो साम्राज्यवादी हैं। वो क्या बोलेंगे कि आप लोगों में यानी भारतीयों में इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो अपना पूरा का पूरा एक नगर बसा लेंगे और एक नगर में पूरी सभ्यता बसा लेंगे। उन्होंने ये बोला कि विदेशी आए, और वो भी विदेशी कौन, खास करके मेसोपोटामिया के लोग आएंगे और वो सिंधु घाटी सभ्यता को बसाएंगे। देसी इतिहासकार जो है, जो भारतीय इतिहासकार है, राष्ट्रवादी इतिहासकार है, वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि देसी सभ्यताओं से, देसी संस्कृतियों से, जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियां थी, कुल्ली, नाल, जोब, आमरी, कोटदीजी संस्कृति हैं, इन संस्कृतियों से, यानी ये जो संस्कृतियां थी जो बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र में कुछ ग्रामीण संस्कृतियां पहले से ही मौजूद थी, उन ग्रामीण संस्कृतियों में आपस में संबंध बना, विनिमय का सिस्टम बना, बिजनेस करने लगे, आपस में व्यापार करने लगे। और इसी व्यापार के लेन देन की प्रक्रिया में कई सालों में, कई 100 सालों में वो मिलकर उन्होंने एक प्लान सिटी बसानी शुरू करी। प्लान सिटीज उन्होंने बसाई और उसी प्लान सिटीज को हम बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में देखते हैं। तो क्या हुआ है, जो छोटी छोटी ग्रामीण संस्कृतियां थी उनमें आपसी संबंध हुआ और आपसी संबंध के बाद उन्होंने प्लानिंग से सिटी बनाई, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज बोलते हैं। ये बोलते हैं देसी इतिहासकार, यानी जो देसी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानेंगे। तो दो सिद्धांत, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो पहली चीज तो ये कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अपनी ग्रामीण संस्कृतियों से ही इवॉल्व हुई है। उसका जो उद्विकास है वो ग्रामीण संस्कृतियों से ही हो रहा है। पहली चीज ये 70 के दशक तक प्रूव हो चुकी है, ये स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी फली और फूली, उसके क्या कारण थे? तो उसके कारणों को हमने देखा था कि अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां थी, यानी वो क्षेत्र जो अर्धशुष्क क्षेत्र था और शुष्क क्षेत्र था, वो एक तो इस तरीके का क्षेत्र था कि वहां पर सिटीज को प्लान करके बसाया जाए, बहुत बड़ा एरिया था और वहां पे पशुपालन के लिए, पशुओं को घास फूस खिलाने के लिए, उगाने के लिए एक उपयुक्त जगह थी। इस वजह से
वो फला फूला। बहुत सारे नगर देखे हमने, नगरों में क्या क्या मिला हमने वो देखा, लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, क्या क्या किस किस इतिहासकार ने बोला वो हमने सब देखे। अब हमें ये देखना है कि इसका पतन कैसे हो रहा है। तो अगर साधारण भाषा में बोले तो हमने जो पिछली क्लास में देखा है उसका सार ये है कि पहली चीज अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां थी जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता बसी, और किन संस्कृतियों से, जो ग्रामीण संस्कृतियां पहले से ही यहां पर थी उनसे बसी। और वो जो संस्कृतियां थी वो हमने देखी थी, वो संस्कृतियां कुल्ली बलूचिस्तान में आमरी नाल, सिंध के आमरी में, तथा बलूचिस्तान के नाल नदी घाटी में स्थित क्वेटा संस्कृति बलूचिस्तान में है, झोंक संस्कृति बलूचिस्तान में, और सिंध और बलूचिस्तान में कोट दीजी संस्कृति। तो ये जो अनुकूल पर्यावरण परिस्थितियां थी इसका बहुत अच्छे से दोहन किया किन्होंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने। और किस लिए दोहन किया? तकनीक का विकास किया और इंडस वैली का विकास हुआ, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ। अब आपको ऐसे समझना है, एक चीज को समझिए कि जो ये मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोर क्षेत्र है, कोर, और ये उसके आसपास कुछ ग्रामीण संस्कृतियां इवॉल्व करती हैं। तो ये जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं इनका जो जीविका का आधार है, यानी ये किस पर निर्भर है, तो ये हैं कृषि, पशुपालन और जो संसाधन नदियों से प्राप्त है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से कृषि अधिशेष, क्योंकि आप आज भी इसको देखते होंगे, जानते होंगे कि दिल्ली में या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जो शहरी लोग रहते हैं वो तो नौकरियां करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको जो प्राप्त होती हैं चीजें खाने पीने की, रोजमर्रा के जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मक्खन, दूध, ब्रेड, ये तो दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर क्षेत्र है वहां से प्राप्त करते हैं, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मुख्य आधार था वो कृषि अधिशेष, यानी किसी अधिशेष से ही लेन देन व्यापार करते थे। और जो ग्रामीण क्षेत्र थे ये तो कृषि भी कर रहे थे, पशुपालन भी कर रहे थे, और इनकी जीविका का आधार संसाधन भी थे जो ये नदियों से संसाधन प्राप्त कर लेते थे। अब हमें देखना है कि जो कृषि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसकी कुछ विशेषताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी, वो पहली विशेषता थी कि ये एक सभ्यता थी, ये संस्कृति नहीं थी। अब आपको यहाँ पे संस्कृति और सभ्यता भी समझना चाहिए कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। तो संस्कृति जो होती है वो संस्कृति जो होती है वो निरंतरता को प्राप्त होती है। यानी मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, उनकी संस्कृति क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति क्या थी, वो जो उस ग्रामीण संस्कृति जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियां थी उससे, यानी उन्होंने तांबे में मिलाकर टिन मिलाकर कांसे का आविष्कार किया, और वो जो तांबा है उसमें जब वो टिन मिला के कांसा बना रहे तो उस कांसे की मूर्तियां हमें कई जगह मिली है। ये संस्कृति हो गई, यानी उन्होंने मूर्ति कला की स्थापना कर दी। अब वो ये संस्कृति हो गई। हो सकता है वो वहां पे नाच गाना करते हो, नृत्य करते हो, उन्होंने कोई अपने गाने फोक वगैरह या कुछ भी उन्होंने इवॉल्व कर लिया हो, वो संस्कृति है। कई संस्कृतियां आज भी आपने देखी होगी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो वृहद स्नानागार मिला है, वृहद बाथ जो मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, उससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि वहां के लोग भी किसी खास समय पे इकट्ठे होके उसमें पानी भर के वो लोग कुछ धार्मिक क्रियाकलाप या कुछ भी सामूहिक करते होंगे। और ऐसी ही चीज हम लोग छठ में देखते हैं, हम लोग गंगा जब कुंभ में कई लोग नहाने जाते हैं वहां पर हम लोग ये सब चीजें देखते हैं। ये संस्कृति को निरंतरता को प्राप्त है। और आगे जब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अभी हम लोग देखने वाले हैं पतन, इस पतन के बाद भी आने वाला है वैदिक संस्कृति, सभ्यता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सिंधु घाटी सभ्यता में पहले से थी
वो यहाँ पर इस वैदिक सभ्यता में, सॉरी वैदिक संस्कृति में मौजूद होंगी। लेकिन उसको सभ्यता सभ्यता क्या थी, वो बड़े बड़े जो नगर उन्होंने बना लिए थे, वो जो प्लानिंग करके नगर बसा रहे थे, अब वो नगर खत्म हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा से एक ग्रामीण संस्कृति इवॉल्व होगी। यानी वो कपड़े पहन रहे हैं, बिल्कुल पहन रहे हैं, वो छोटे छोटे हट बनाकर रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं, वो पशुपालन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, वो कृषि कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये संस्कृति है जो एक बार आ गई तो वो जाती नहीं है। लेकिन सभ्यता इसलिए नष्ट हो गई है क्योंकि वो जो बड़े बड़े नगर बना रहे थे, वो दुर्ग बना रहे थे, वो उसकी किलेबंदी कर रहे थे, उसको फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, वो जलाशय बना रहे थे, उसका अभाव हमें देखने को मिलेगा। तो ये जानते रहिए कि संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति निरंतरता को प्राप्त होती है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कुछ भी आज भी कुछ ऐसे समुदाय और कुछ ऐसे धर्म हैं जो बहुत कम है, उनको मानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो एक समय, तो जब एक समय रहा होगा जब उनका भी वर्चस्व रहा होगा, लेकिन आज सिर्फ वो कुछ लोग रह गए हैं, 5 लोग, और वो 5 लोग अपनी संस्कृति को आज भी मान रहे हैं। सभ्यता खत्म हो चुकी है उनकी, वो जो उनका ग्रुप था, उनका समूह था, उनके जो लोग थे वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी संस्कृति आज भी जीवित है। वो संस्कृति जब तक जीवित रहेगी, जब तक वो व्यक्ति, यानी कोई भी संस्कृति जब तक पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगी, जब तक उसको मानने वाला एक भी व्यक्ति जीवित है। अभी आपने हाल में सुना होगा, एक जनजातीय, एक आदिवासी समाज था, उसका एकमात्र व्यक्ति रह गया था। जिस दिन वो व्यक्ति मरा है, उस ही दिन उस संस्कृति का समाप्त हो गया, और तब माना गया कि वो संस्कृति, जब तक वो व्यक्ति जीवित था तब तक वो संस्कृति जीवित थी। जैसे ही वो मरा, वो भाषा खत्म हो गई, उनके रीति रिवाज, वो जिस तरीके से प्रकृति की पूजा करते थे, वो सब जो खत्म हो गया। अब वो संस्कृति नहीं बची। ऐसे ही संस्कृति जब खत्म होती है, जब वो व्यक्ति खत्म हो जाते हैं, तो सभ्यता सिंधु घाटी जो थी वो खत्म हो गई, लेकिन उसको मानने वाले लोग दूसरी जगह पे चले गए, उन्होंने वो माइग्रेट हुए। और जब वो माइग्रेट होंगे गंगा के पश्चिमी क्षेत्र में, सप्त सैंधव क्षेत्र में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, जब वो अपना माइग्रेट कर रहे हैं तो वो अपनी संस्कृति को भी लेकर जा रहे हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक सभ्यता थी, ये एक देसी सभ्यता थी। देसी सभ्यता क्यों थी? क्योंकि इसको बसाने वाले लोग कौन थे? वही ग्रामीण लोग, ग्रामीण संस्कृतियां थी, जिससे ये उद्विकास हुआ है इसका। तीसरा, ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता हमने बताया। और दूसरी चीज, ये प्रथम नगरीय क्रांति भी इसको बोला जाता है, प्रथम नगरीय क्रांति, क्योंकि यही वो समय है जब बहुत बड़े पैमाने पर नगर हमें उत्खनन में नगर मिल रहे हैं। चौथा, ये नदी घाटी सभ्यता थी। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, एक विस्तृत भौगोलिक विस्तार वाली सभ्यता। इसमें हमें 2 बातें बतानी है। पहले, चारों तरफ विस्तार इसका था, चारों तरफ वाला विस्तार हमने देखा था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में मांडा, ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुतकांगे डोर और दैमाबाद हमने साउथ में देखा था। तो ये चारों तरफ फैली हुई सभ्यता थी। इसको चौहदी सभ्यता बोलते हैं, यानी जो चारों तरफ फैली हो, चौहदी चौहदी सभ्यता ये थी। और विश्व की अन्य सभ्यताओं से इसकी तुलना भी करनी है, ठीक है। तो जब हम ये बात बताएंगे कि भौगोलिक विस्तार था, तो सभ्यताओं में तुलना की। पहली चीज, मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आया करते थे, व्यापार करते थे आदि। यह एक बहु प्रजातीय सभ्यता थी, और कंकालों के परीक्षण से यह पता लगता है कि यहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ये एक तरीके की जीन होते हैं, ह्यूमन के वेरिएशन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक वो व्यक्ति जिनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं और जिनके बाल बहुत सिल्की होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं, उस तरीके के लोग होते हैं। फिर भारतीय नस्ल के लोग पाए जाते हैं, फिर अंग्रेज गोरे लोग पाए जाते हैं, फिर अफ्रीकन तरीके के लोग पाए जाते हैं। इसी तरीके से कुछ निम्नलिखित इसमें भी पाए गए हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स यहाँ पाए गए हैं, मंगोलॉइड्स यहाँ पाए गए हैं, अल्पाइन पाए गए हैं। इन्हें मेडिटेरियन बोलते हैं। भूमध्य सागरीय प्रजातियों के बारे में भी यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है। अब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्थिक पक्ष देखना है, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, उसका सांस्कृतिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष। तो अर्थव्यवस्था जो थी, उसका आर्थिक पक्ष जो था, उसको हम लोग 4 भागों में बांटेंगे: कृषि, पशुपालन, व्यापार। तो कृषि में तो आपको पता ही है कि कृषि वहां के लोग जो करते थे वो अधिशेष पे निर्भर कृषि करते थे।
जो वास्तविक कृषि थे वो करते थे इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र। पशुपालन भी हमने देखा, वहां पर पशुपालन होता था, वो भी आसपास के ग्रामीण संस्कृतियां करती थी। उद्योग इनका बहुत महत्वपूर्ण है। और व्यापार, मेसोपोटामिया से व्यापार कर रहे और आपस में भी व्यापार कर रहे। उद्योग जो था ये महत्वपूर्ण है। उद्योग ये दो तरीके से करते थे, पहला कांसा, दूसरा कपास। जो कांसा था वो धातु उद्योग में आएगा और कपास जो था वो कपड़ा उद्योग में। तो पहले हम लोग कपास को देखते हैं। एक चीज और यहाँ पे जानने वाली है कि कपास जो थी इनकी मूल फसल थी। मूल फसल यानी कपास इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ही सर्वप्रथम उगाया और ये इन्हीं की मूल है। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि फसल जो मिला, ग्रास फैमिली के जो खाने वाली चीजें, ग्रास जो हमें मिली, ग्रास फैमिली जो होते हैं, जौ, गेहूं, धान, ये सब जो होता है, जौ जो हमें सबसे पहले मिल रहा है वो फर्टाइल क्रिसेंट में मिलेगा। तो जौ जो थी वो मेसोपोटामिया की मूल फसल थी। ऐसे ही कपास जो थी यहाँ की मूल फसल थी। और मोहनजोदड़ो से उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा व सूती धागा मिला है। एक चांदी के बर्तन पर एक लाल कपड़ा मिला है और कालीबंगा से एक कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। साथ ही कालीबंगा से प्राप्त कुछ बर्तनों पर वस्त्र की छाप मिली है। अब ये जो वस्त्र की छाप है ये कैसे है, तो आपने देखा होगा, मान लीजिए ये एक बर्तन है और इस बर्तन पे एक कपड़ा मिल गया ऐसे ऐसे, मान लीजिए इस कपड़े पे लिपटा हुआ था, तो बरसात और मिट्टी के प्रेशर से, उस पानी से इस पर छाप मिली है, कुछ छाप मिली है। छाप मतलब आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा, आप अपनी गाड़ी पर एक कवर डाल दीजिए और बरसात के बाद उस कवर को ऐसे ही रहने दीजिए और जब बरसात चली जाए, बिल्कुल मौसम सूख जाए, जब ड्राई हो जाए, आप उस जो कवर है उसको हटाइए। जब आप उस कवर को हटाएंगे तो वहां पे एक निशान से पड़े होंगे, अजीब अजीब से निशान, ड्राई निशान पड़े होंगे। वैसे ही निशान इस मटके पर उस कपड़े के छाप से पड़ गए, उस कपड़े के निशान जो है वो इस मटके पर पड़ गए हैं। मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। जो आप ये देख रहे हैं ये पुरोहित की मूर्ति है। इस पुरोहित की मूर्ति पर ये जो आप शॉल देख रहे हैं ये एम्ब्रॉयडरी है, इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है और ये सूती का वस्त्र है। और जो इनकी दाढ़ी आप देख रहे हैं ना, ये इतनी वेल मेंटेन्ड है, साफ पता लग रहा है किसी धारदार चीज से, यानी किसी भी कांसे के ब्लेड से या किसी चीज से बनाई गई है। तो ये पुरोहित की मूर्ति जो मिली है, इसके वस्त्र पर यह अलंकरण जो है, जो हम देख सकते हैं कि कितना सुंदर है। दूसरा कांसा, तो सिंधु वासियों ने तांबे में टिल मिलाकर कांसा बनाया जिससे उन्नत धातु उद्योग का पता चलता है। तांबा जो है राजस्थान, बलूचिस्तान से प्राप्त किया जाता था और टिन जो था अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और यही कारण है कि जो हमें वहां पे कांसे की जो चीजें हैं वो बहुत कम प्राप्त हुई है और तांबे के उपकरण ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि कांसा बनाने के लिए वो टिन मंगाते थे बाहर से। और हो सकता है कि बाहर से मंगाने के क्रम में उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। जो व्यापार था वहां का, हमने व्यापार को दो भागों में बांटा है, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। व्यापार जो था वो किस चीज का करते थे, तांबे का करते थे खेतड़ी से, सोना कोलार से मंगाते थे, सीसा दक्षिण भारत से, चांदी राजस्थान से, हरियाणा से, हरा पत्थर दोदा बेटा से, तमिलनाडु में जो है, मन के लोथल से, चनहूजोड़ से। और एक बात यहाँ जानते रहिए कि लोहा यहाँ नहीं मिलेगा। इसी के जस्ट बाद वैदिक कल्चर में हम लोग लोहा देखने वाले हैं और लोहा उनके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पूरा का पूरा वैदिक कल्चर 1500 से जो 600 तक हम देखेंगे, वो वैदिक कल्चर जो इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा, वो वैदिक कल्चर बसने के दो कारण। तो ये वाला जो हम देखेंगे वैदिक कल्चर दो होंगे, वो हम अभी बस इतना समझ लीजिए, वैदिक कल्चर जो होंगे 1500 से 1000 और एक होगा 1000 से 600। और जो 600 वाला होगा, 1000 से 600 बीसी वाला जो वैदिक कल्चर का पीरियड होगा, उसको हम लोग वैदिक कल्चर बोलेंगे, उत्तर वैदिक कल्चर बोलेंगे। उसमें तो लोहे का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं और इस काल में लोहा मिल ही नहीं रहा, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहा यूज ही नहीं कर पाए, उन्हें मिला ही नहीं। और बाह्य
जो बाहरी व्यापार वो लोग करते थे वो मेसोपोटामिया से सबसे ज्यादा व्यापार करते थे, अफगानिस्तान से लाजवर्थ मणि मंगाते थे, फारस और ईरान से सीसा, टिन, चांदी, ढिलमून जो बहरीन है वो बिचौलिया था, और कुवैत वो भी बिचौलिया था। तो ये उसका व्यापार हो गया। अब हमें सिंधु घाटी का पतन देखना है। तो पतन में जो इतिहासकार है उन्होंने मुख्यतः दो बातें बताई हैं, दो मत है। पहला है क्रमिक पतन का सिद्धांत, और जो एक है आकस्मिक पतन का सिद्धांत, मतलब सडन फॉल, और एक क्रमिक। तो जो क्रमिक वाले जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं इसका जो पतन हुआ वो एक क्रम में हुआ, और आकस्मिक सिद्धांत वाले जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि विदेशी आक्रमण हुआ, और आक्रमण भी आर्यों का हुआ, यानी आर्य आक्रमणों का सिद्धांत वो देते हैं। और कई बार बताते हैं प्राकृतिक कारण, जिसमें बाढ़, भूमि शुष्कता, विवर्तनिक हलचलों के कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, और नदियों के मार्ग के परिवर्तन कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन एकाएक हो गया, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पूरी तरीके से नदी पर ही निर्भर थे। तो पहला जो इतिहासकार है विदेशी आक्रमण के सिद्धांत को जो इतिहासकार बोलते हैं वो गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट जैसे इतिहासकार हैं। और इन विद्वानों के अनुसार लगभग 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास आर्यों की एक शाखा ने सप्त सैंधव क्षेत्र में प्रवेश किया, तथा इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप जानते रहिए कि सप्त सैंधव वाला क्षेत्र जो है वो वाला क्षेत्र है, ये वाला, जहाँ पे वो सातों नदियां सिंधु की जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उन नदियों की जो सहायक नदियां उनको सप्त सैंधव क्षेत्र बोलते हैं। और ये यहाँ से ईरान वाले क्षेत्र से पहले मध्य एशियाई क्षेत्र से ईरान वाले क्षेत्र में आके बसे, और वहां से यहाँ आकर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पतन कर दिया, उन्होंने उनको खत्म कर दिया, उनको मार दिया। अब जो ये कथन जो दिए हैं, यानी पहला कि एकाएक सप्त सैंधव क्षेत्र में जो आर्य लोग थे वो आए और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए जो इतिहासकार हैं वो दो तरीके के साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हैं, और वो दो तरीके के साक्ष्य वही होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी साहित्य साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। तो जो साहित्यिक साक्ष्य वो देते हैं उसमें भी मुख्यतः वो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब आप एक चीज को यहाँ पे ये भी समझिए कि जो ऋग्वेद से ये साक्ष्य ले रहे हैं, तो ऋग्वेद जो है, पहले इसको हम एक चीज को समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा यानी 1500 से लेकर 600 तक वैदिक काल है, वैदिक कल्चर है। और इसको दो भागों में फिर से बांटेंगे, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, जिसको पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद का काल भी बोला जाता है, और 1000 से 600 तक लेटर वैदिक या उत्तर वैदिक भी बोला जाता है। तो ये जो हमें साक्ष्य मिल रहे हैं ये हमें 1500 से 1000 बीसी तक के मिलेंगे। अब कुछ इतिहासकार जो ये बोल रहे हैं कि आर्यों ने आके इसका पतन किया, उनका जो तर्क है उसको काटने के लिए हम ये बताएंगे कि जो आर्य है वो आर्य जो हमें मिले, जब हम उनका कार्बन डेटिंग करते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड मिलता है हमें 1500 तक मिलता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तो 1750 के आसपास पतन हो चुका है उसका। तो लगभग मोटा मोटी 200 साल पहले ये आर्य कैसे आ गए, जबकि हमें आर्यों की जो कार्बन डेटिंग मिल रही है वो हमें 1500 के आसपास की मिल रही है। तो जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 के बीच में है, और 1000 से 600 तक में उत्तर वैदिक जो बाकी वेदों के काल मिलेंगे। तो यही जो जानने वाली बात है वो यही कि जो ऋग्वेद में जितने भी हमें साक्ष्य मिलेंगे वो इस पीरियड के मिलेंगे, 1500 से 1000 के। तो मुख्य वैदिक साहित्य जो है उसमें ऋग्वेद, और वैदिक साहित्य में इंद्र जो है उसे आर्यों का नेता माना गया है, और ऋग्वेद में इंद्र का नाम कई बार आया है, और वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर यानी नगर और दुर्ग
यानी किलों को तोड़ने वाला माना जाता है। ये नगर जो थे वो कौन से नगर थे, यानी वो जो नगर जिसको पुरंदर ने तोड़ा वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक साहित्यों में हर यूपिया नामक शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका जो मतलब है वो हड़प्पा सभ्यता से निकाला जाता है और इंद्र द्वारा नष्ट इसे माना जाता है। ना, नारमनी एक शब्द मिलता है और मोहनजोदड़ो के रूप में इसकी पहचान होती है और आर्य द्वारा इसको नष्ट माना जाता है। यातुमती बुरी आत्माओं वाला क्षेत्र माना जाता है और आर्यों ने इसे नष्ट किया था ऐसा माना जाता है। नयतन धाव सरस्वती नदी के किनारे का क्षेत्र माना जाता है और इसे भी आर्य द्वारा नष्ट माना जाता है। ये तो होगा साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिले? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकाल, इनमें से कुछ पर शस्त्रों के घाव मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान एच को आर्य से जोड़ा जाता है और नाल तथा डावरकोट से हिंसा के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये जो मोहनजोदड़ो से नर कंकाल मिल रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो मोहनजोदड़ो से नर कंकाल जो मिल रहे हैं उनको बोलते हैं कि ये आर्यों ने इनको मार दिया और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन इसका जो तर्क है वो ये है, इसके विपक्ष का जो तर्क है या फिर जो सही तर्क है वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, मोहनजोदड़ो जो था उसकी जो जनसंख्या थी वो 41,000, कहीं 38,000 भी बोलते हैं, 32 भी बोलते हैं, उस पर नहीं जाना, मोटा मोटी 41,000 आप मान के चलिए कि 41,000 अगर जनसंख्या थी और अगर 22, 28 या 30-35 अगर हमें कंकाल मिल भी रहे हैं तो कहाँ 41,000 और कहाँ 22-23। अगर हमें इतने कंकाल मिल भी रहे तो हम कैसे मान लें कि पूरी की पूरी सभ्यता आर्यों ने नष्ट कर दी अगर उन्होंने मारे हैं। और एक चीज और जानने वाली है कि ये जो कंकाल मिले हैं ये कंकाल एक समय के भी नहीं है, ये अलग अलग समय के हैं। यानी ये अलग अलग, कोई 20 साल पुराना, कोई 30 साल पुराना, मतलब उस समय के हिसाब से जो मिला है। यानी एक कंकाल आज मिला तो वो एक कंकाल उससे 20 साल पहले का है, एक कंकाल उससे 40 साल पहले का है, आज से एक कंकाल 30 साल पहले का, एक कंकाल 50 साल पहले का है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कंकाल, ये लोग अलग अलग समय पे मरे और आर्यों ने इनको आके दोबारा मार दिया? तो ऐसा नहीं था। तो ये एक तर्क दिया जाता है, जब हम आगे अभी बताएंगे तो हम इसको काटेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले, दूसरा एक साक्ष्य ये बताया जाता है कि कुछ कंकाल ऐसे मिले जिन कंकालों पर, ये जो आप देख रहे हैं कुछ कंकाल ऐसे मिले, हड़प्पा से कब्रिस्तान एच है उनको आर्य से जोड़ा जाता है और नाल तथा डावरकोट से हिंसा के साक्ष्य मिलते हैं। हिंसा के साक्ष्य इस तरीके से मिलते कि वहां पर युद्ध हुआ होगा या कुछ छीना झपटी जैसे वहां पे साक्ष्य मिलते हैं। अब हमें उपयुक्त जो सिद्धांत है, क्योंकि हमको ये बताना है, और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब इतिहास का प्रश्न लिखते हैं तो आपको वो वहां पे ये नहीं बताना कि ऐसा था, ऐसा ही था, यही हुआ होगा, नहीं। आपको ये इस तरीके से बताना होता है क्योंकि आप सब चीजें जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो जो पुरातत्वविद होता है, आर्कियोलॉजिस्ट होता है, हिस्टोरियन होता है, जो रिसर्च करते हैं, हम उनके रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं, उनकी बुक्स को पढ़ते हैं, तब जाके हम एक अपना आंसर को तैयार करते हैं। और जब हम ये आंसर को तैयार करते हैं तो हमें वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं बोलना कि यही था, हमें बताना है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा लगता है, ऐसा दृष्टिगोचर होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है, ये शब्दों का प्रयोग करना है। अगर आपने ये बोल दिया कि ऐसा लगता है और मान लीजिए कि 5 साल बाद रिसर्च में कुछ ऐसा मिला जो उस पुरानी चीज को बिल्कुल खारिज कर दे, मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि ये जो वहां पर जो ये प्रूव हो जाए कि मोहनजोदड़ो जो था या सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको सच में आर्यों ने ही खत्म किया, वहां से एकाएक हमें खुदाई के बाद लोहे के हथियार मिलने शुरू हो गए और वो रथ मिलने शुरू हो गए जो आर्य मुख्यतः यूज करते थे, घोड़े मिलने शुरू हो गए जो आर्यों की विशेषता थी, तो एकदम से उत्तर बदल जाएगा। इसीलिए आपको उत्तर ऐसा लिखना है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है, ये माना जाता है, इतिहासकारों द्वारा ये माना जाता है। तो ऐसे ही जो अभी कुछ इतिहासकारों ने ये बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों ने समाप्त करी थी, उसके विपक्ष में हमें ये तर्क देना है कि पीवी काने, बीबी लाल और जीएफ डेल्स जैसे इतिहासकार उपयुक्त सिद्धांत के विपक्ष में तर्क देते हैं। पहला, कार्बन डेटिंग के अनुसार भारत में आर्यों की उपस्थिति 1500 बीसी के आसपास ठहरती है। मैंने बताया था ना कि 1500 बीसी के आसपास कार्बन डेटिंग करेंगे तो मिलते हैं हमें
आर्यों की उपस्थिति, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन के साक्ष्य 1800 से 1700 बीसी के आसपास स्पष्ट रूप से मिलते हैं। दूसरा, मोहनजोदड़ो की अनुमानित जनसंख्या 41,000 के करीब थी, अतः मात्र कुछ नरकंकालों के अध्ययन के आधार पर पूरे नगर के पतन की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। और सभी नरकंकालों पर हथियार के निशान नहीं मिले। सभी नरकंकाल अलग अलग काल के हैं। ज्यादातर कंकाल एक ही प्रकार के हैं, यानी उनका जो डीएनए है वो एक ही तरीके का है। क्यों, अगर ऐसा मानते हैं कि वहां पे युद्ध हुआ तो या फिर हमला हुआ तो इनके भी तो हमें कंकाल मिलने चाहिए। आर्य को कंकाल क्यों नहीं मिले? मतलब आर्य इतने मजबूत थे कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले या मोहनजोदड़ो के लोगों ने मिलकर उसे मार ही नहीं पाए। मोहनजोदड़ो में हम मानते हैं कि माउंट ऑफ डेथ यानी वहां पर बहुत सारे कंकाल मिले, लेकिन एक कंकाल तो आर्यों को मिलना चाहिए था। सो सारे कंकाल जो है एक ही तरीके के कंकाल हमें मिले हैं। किसी बाहरी व्यक्ति के कंकाल के साक्ष्य नहीं मिलते। कंकालों पर आगे के शोधों से यह भी स्पष्ट हुआ कि संभवत ये किसी महामारी के परिणाम स्वरूप हुआ होगा। यानी ये जो माउंट ऑफ डेथ मिला है, यानी ये जो टीला मिला है मुर्दों का, ये किसी महामारी के कारण हुआ होगा। आर्यों से संबंधित प्रमुख वस्तुएं तलवार, रथ, घोड़े, और इनके रथ कैसे होते थे? तीली वाले पहिए, ये वहां पर नहीं मिला। वैदिक साहित्य मूलतः एक धार्मिक साहित्य तथा इसमें काल क्रम का भी विशेष ध्यान नहीं रखा गया। अगर काल क्रम वहां लिखा होता तो हम मानते कि ये इस काल में ये हुआ, इस काल में ये हुआ, तो वहां पर ऐसा कुछ काल का विभाजन भी हमें नहीं मिलता। और तो और उत्तर हड़प्पा काल यानी लेट हड़प्पा में हमें पीजीडब्ल्यू यानी पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड और आर्य संस्कृति से संबंधित मृदभांड तथा हड़प्पा वासियों से संबंध मृदभांड एक साथ मिले। दाधेरी, मांडा, भगवानपुरा, जिससे हड़प्पा वासियों तथा आर्य संस्कृति के लोगों का एक साथ रहने का अनुमान लगाया जाता है। तो हुआ ये कि अगर आर्यों ने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को खत्म कर दिया तो इस काल में बीसी, इस काल में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लस वैदिक कल्चर के लोगों के मृत भांड धाधेरी से, मांडा से, भगवानपुरा से क्यों प्राप्त हो रहे हैं? अगर पहले ही, तो ये ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता तो समाप्त हो गई थी, लेकिन वो संस्कृति यानी वो लोग कहीं और आकर बस गए थे। इसीलिए जो 2600 से 1750 तक की जो सभ्यता थी वो नगरीय थी, और 1750 के बाद से 1400 बीसी तक जो सभ्यता मिलेगी वो मिलेगी हड़प्पा ही, लेकिन वो संस्कृति हड़प्पा संस्कृति हो जाएगी। ये उत्तर पीरियड में, यानी हमने देखा था ना पहले वो सब जो हमने देखा था कि प्री हड़प्पा, प्रोटो हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा। उसके बाद लेटर हड़प्पा जो हमें देखना था 7000 से 3500 तक प्री हड़प्पा, 3500 से 2600 तक प्रोटो हड़प्पा और 2600 से 1750 तक मैच्योर हड़प्पा और 1750 से 1400 तक ग्रामीण संस्कृति हड़प्पा यानी ग्रामीणी हड़प्पा। और वो उत्तर हड़प्पा हमने ये देखा। पोस्ट अर्बन फेज और निरंतरता एवं अस्तित्व के इसमें बहुत सारे हमें तत्व देखने को मिलते हैं। तो जो उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां थी उसका जो काल 1750 से 1400 बीसी तक था। क्षेत्र उसके थे सिंध में आमरी, चान्हूदड़ो, झुक्कर झांगर जो हमने संस्कृतियां देखी, पंजाब में रोपड़, संघौल, हरियाणा में बनावली, भगवानपुरा, मिथाथल, गुजरात में रंगपुर, प्रभास पाटन, लोथल, धौलावीरा। उत्तर हड़प्पा काल में इन क्षेत्रों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोर क्षेत्र से लोग यहाँ आए। कहाँ आए? ये गुजरात वाले क्षेत्र में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एकदम से जनसंख्या के बढ़ने के प्रमाण मिलते हैं। कश्मीर में मांडा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुल्लास। यानी हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता तो अब समाप्त हो गई है। क्या समाप्त हुई है? सभ्यता, लेकिन ग्रामीण रूप में यानी संस्कृति के तौर पर अब वो बची रही। संस्कृति के तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बची रही और वो वैदिक कल्चर के लोगों के साथ साथ बनी रही। उसके जो क्षेत्र हैं वो हमें ये क्षेत्र मिलते हैं और उसका काल जो है वो 1750 से 1400 बीसी हमें पाया जाता है, लेट हड़प्पा काल। तो
उत्तर हड़प्पा संस्कृति जो थी उसकी विशेषताएं थी वो ये थी कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति में विकसित नगरीय सभ्यता के तत्वों का अभाव पाया जाता है। पहली चीज, जैसे बड़े नगर अभाव पाया जाता है, नगर नियोजन का अभाव पाया जाता है, बड़ी बड़ी संरचनाओं का पतन पाया जाता है, लिपि के साक्ष्यों का अभाव पाया जाता है, लंबी दूरी के व्यापार का पतन वहां पे देखा जा रहा है, वृहद स्तर पर पकी ईटों के जो प्रयोग है वो वहां नहीं मिल रहा, मानकीकृत बाट माप का अभाव है, उच्च स्तरीय शिल्प जैसे मोहरे, मृदभान, धातु की मूर्तियों का वहां पर अभाव देखने को मिला। और उत्तर हड़प्पा संस्कृति में ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं जैसे कृषि, पशुपालन आदि के ज्यादा बेहतर साक्ष्य वहां दिख रहे हैं। एक चीज और कि निरंतरता और अस्तित्व के क्या तत्व पाए जाते हैं, तो 1960 के दशक के पहले तक हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित अध्ययन के अंतर्गत ये माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका पतन जो है पूर्ण रूप से हो गया, यानी पूरी की पूरी सभ्यता, पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो खत्म हो गई। ये कब ये माना जाता था? पहले 1960 के दशक तक। लेकिन 1960 के दशक के बाद के इतिहासकारों ने कई शोध करे और उन शोधों के बाद ये उन्होंने स्थापित किया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में वस्तुतः उनके विकसित नगरों तत्वों का पतन हुआ, यानी वो जो बड़े बड़े नगर बनाते थे, बड़े बड़े भवन बनाते थे, प्लानिंग करके सिटीज को एस्टेब्लिश करते थे, वो पतन हुआ, ना कि संपूर्ण सभ्यता का। एक विकसित नगरीय सभ्यता आगे ग्रामीण संस्कृति के रूप में निरंतर रही। एक विकसित नगरीय सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन आगे ग्रामीण संस्कृति के रूप में निरंतर रही। ये निरंतरता हमें उत्तर हड़प्पाई काल में तो देखने को मिलती ही है, अपितु वर्तमान में भी हमें इसके अनेक तत्व मौजूद मिलते हैं, यानी वो चीजें जो हम प्लान करके सिटीज को बसाते हैं वो हमें आज भी देखने को मिलती हैं। अब हमें ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर स्थित कुछ ग्रामीण और कृषक समुदाय थे। तो मैंने पहले आपको ये बताया था ना कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का कोर है और ये कुछ ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृतियां हैं, कृषक समुदाय। ये वो कृषक समुदाय जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर के हैं, यानी नव पाषाणिक संस्कृतियां जो उत्तर भारत में 2500 से 1500 बीसी तक मिलेंगी, मध्य भारत में 4000 से 1200 बीसी तक, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में 2000 से 1500 बीसी तक, पूर्वी भारत में 2500 से 1500 बीसी तक। आप ये देख रहे हैं ना, ये काल कौन सा है? ये वही काल है जब सिंधु घाटी सभ्यता भी पाई जा रही है। दक्षिण भारत में 2500 से 1000 बीसी तक। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां आहास, बनास 2100 से 1500 बीसी, कैथा 2000 से 1800 और पूर्वी भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां 1900 से 1200 तक हमें देखने को मिलती है। तो आपको इस चीज को ऐसे समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में ही कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ऐसे ऐसे कई ग्रामीण संस्कृतियां, कई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां इवॉल्व कर रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता तो नगरीय सभ्यता में तब्दील हो गई, लेकिन ये नहीं हुई और यही वो संस्कृति है जिनके बारे में अभी हमने देखा। तो सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाहर स्थित कृषक व ग्रामीण बस्तियों में आपसी संबंध स्टैब्लिश हुआ। और वो जो आपसी संबंध था, तो पहले ऐसा माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा इसके बाहर मौजूद कृषक और ग्रामीण संस्कृतियों के बीच कोई संबंध नहीं था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो शोध हुए हैं उससे ये पता लगता है कि इनके बीच में काफी संबंध था। और जो संबंध था वो ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आपूर्ति इन क्षेत्रों से ही की जाती थी, जैसे कि तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता की कई विशिष्ट वस्तुएं इन क्षेत्रों से पाई गई हैं, जैसे आहार तथा कैथा से कार्नेलियन के मनके प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कई विशिष्ट वस्तुएं किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई है? इन ग्रामीण और कृषक बस्तियों से प्राप्त हुई है, जैसे कार्लेनियन एक तरीके का पत्थर होता है, उसके मन के प्राप्त हुए हैं। बहुत से शोधकर्ताओं का ऐसा अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का प्रचलन मध्य गंगा घाटी क्षेत्र से हुआ होगा।
उत्तर हड़प्पा चरण में हमें कुछ नई बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकारों का ऐसा अनुमान है हड़प्पा के नगरीय चरण के पश्चात हड़प्पाई लोगों का प्रवसन माइग्रेशन कई क्षेत्रों में हुआ ताकि जीवन के बेहतर साधन प्राप्त हो सके, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वहां पर तो अकाल बाढ़ या जो भी रीजन रहा हो वहां से अब ये माइग्रेट कर रहे हैं और ये गुजरात वाले क्षेत्र में अचानक से जनसंख्या में वृद्धि देखी गई और पूर्व की ओर आलमगीर और हुल्लास में भी माइग्रेशन के साक्ष्य मिलते हैं और ये तथ्य ये प्रमाण करते हैं कि सिंधु वासियों का इसके बाहर स्थित ग्रामीण व कृषि समुदायों के साथ संबंध रहा होगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पर रीजन कुछ भी रहा होगा। हालांकि हमें जो रीजन लिखना है उसमें हमें पहले ये भी बताना है कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आकस्मिक वहां पर एकदम से पतन हो गया, कुछ मानते हैं क्रमिक पतन हो गया। क्रमिक पतन वाले मानते हैं कि इस धीरे 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 पतन हुआ, वहां से लोग माइग्रेट करें। एकदम से पतन वाले यानी आकस्मिक या सडन पतन वाले जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में टेक्टोनिक कोई डिस्टर्बेंस हुई जिससे नदियों का रास्ता बदल गया या आर्यों ने वहां पर हमला करा। अब बाद में धीरे धीरे ये हो रहा है कि जो संस्कृतियां सिंधु घाटी से बाहर थी, सिंधु घाटी का क्षेत्र जो कोर ये था, इससे बाहर की जो संस्कृतियां थी उससे इसका ताल्लुक था, क्योंकि गुजरात वाले क्षेत्र में तो बाद में जनसंख्या एकदम से जनसंख्या विस्फोट का प्रमाण मिलता है और ये प्रमाणों के जो तर्क है हमें ये तर्क देने हैं कि पहला आलमगीर और हुल्लास से हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पे माइग्रेशन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो तांबा मिला है, ऐसे ही तांबा जो आपूर्ति है वो अन्य जो कृषक और ग्रामीण बस्तियां हैं वो इस तांबे की आपूर्ति करते थे। कार्नेलियन के मनके मिले हैं। कई शोधकर्ता मानते हैं कि मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र जो है वहां से चावल का प्रचलन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ। ऐसे ही कई तर्क हमें देने हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता का तो पतन हो चुका है, किसका? सभ्यता का, लेकिन वो ग्रामीण रूप में, ग्रामीण संस्कृति रूप में बनी रही और वही हमें देखना है वैदिक कल्चर में, क्योंकि वैदिक कल्चर में यानी 1500 से 600 के बीच में हमें कुछ ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मृदभांड और वैदिक कल्चर के मृदभांड हमें एक साथ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक साथ। और इससे इतिहासकार प्रमाण लगाते हैं कि ये सब मिलकर रहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कुछ इस तरीके से हुआ। एक मास्टर क्लास, एक मास्टर वीडियो मैं जरूर से बनाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें एक स्टोरी की तरह हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन ताम्रपाषाणी संस्कृति से उसकी उत्पत्ति हुई। एक बार फिर से नगरों को देख लेंगे। उसके बाद अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां क्या थी, उसके बाद वो फली और फूली जिन कारणों से वो नदी तंत्रों को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद उसके महत्वपूर्ण नगरों को हम लोग देख लेंगे। कुछ अपवाद, उसमें कुछ नगरों का अपवाद है उनको देख लेंगे, जैसे धोलावीरा एकमात्र जलाशय वाला जो हमें क्षेत्र मिला है। उसके बाद हम लोग पतन देख लेंगे। पतन में भी दो कारण, पहला आकस्मिक और क्रमिक। उसके बाद जो सिद्धांत था हमने देखा था विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, देशी उत्पत्ति का सिद्धांत और पतन के कारण, और उसके बाद उसकी निरंतरता और सातत्यता कैसे रही। यानी अब हमें वैदिक कल्चर के साथ ही देखने को मिल रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर, और यही दोनों मिलकर जो बनाएंगी वो बनाएंगी ऋग वैदिक कल्चर। ऋग वैदिक कल्चर हमें यही देखने को मिलेगा। तो अब हमें वैदिक कल्चर शुरू करना है। हम लोग अगली क्लास से वैदिक कल्चर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।